आज मैं आपको हमारे पास में मैंने जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है उस फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारा जो बेसिक है एक प्रकार से वो कवर कर दिया है। क्लियर। अब देखिए मेरे पास में अब रहता है आगे हमारे पास में मेरे हिसाब से मैंने आपको C3 साइकिल, हाँ पिछले वाले चैप्टर में हम मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको C3 साइकिल करवा दी थी। क्लियर। अब देखिए जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल के बाद हमारे पास में एक और आती है C4 साइकिल, उसके बाद कैम प्लांट्स के अंदर जो C2 साइकिल चलती है उसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी कैम प्लांट्स आते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा यहाँ पे कि मेरे पास मैंने क्या कहा था कि हमारे पास में जो C3 साइकिल है उसके बारे में मैंने बात कर ली थी। अब देखिए मेरे पास में आगे आता है C4 साइकिल। आगे क्या आता है? C4 साइकिल आती है। क्लियर है? आई बात समझ में? कोई डाउट है यहाँ तक? देखिएगा जो हमारे पास में C4 साइकिल वो C4 प्लांट के अंदर चलती है। किसके अंदर चलती है? C4 प्लांट्स के अंदर चलती है। C3 साइकिल जो थी हमारे पास में हर एक टाइप के प्लांट के अंदर चल रही थी। कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो हमारे पास में C4 साइकिल है किसके अंदर चलती है? मेनली अगर बात करी जाए C4 प्लांट के अंदर चलती है। किसके अंदर चलती है? C4 प्लांट के अंदर चलती है। अब मैं आपको ये जो पूरी C4 प्लांट C4 साइकिल है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये मेरे पास में जो C4 साइकिल है इसके अंदर असल में होता क्या क्या है, कौन से प्लांट के अंदर चल रही है वो बात बता देंगे। फिर आगे बात करेंगे भी एक प्रकार से कहाँ कहाँ चलती है। क्लियर है? क्यों C3 प्लांट C4 प्लांट से अलग होते हैं, क्या इनका बेनिफिट है या क्या एक प्रकार से फायदा है इनका। क्लियर है? या एक प्रकार से C3 और C4 प्लांट अलग क्यों। ठीक है, तो C4 साइकिल है, C4 साइकिल चलाने से पहले मैं बात करता हूँ C4 प्लांट की। किसकी बात करते हैं? C4 प्लांट की। C4 प्लांट के बारे में अगर मैं बात करूं तो C4 प्लांट कौन से होते हैं देखिएगा एक बार बात करिए। तो C4 प्लांट है उसके अंदर जो लीफ होता है ना, लीफ C4 प्लांट का जो लीफ होता है उसकी अगर मैं बात करूं उसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो हमारे पास में ये जो लीफ है, लीफ के अंदर हमारे पास में यहाँ पे ये एक प्रकार से लेयर होती है इस लीफ के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। C4 प्लांट के पास जो लीफ है ना, लीफ के अंदर देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में लीफ का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में ऊपर की साइड भी एपिडर्मिस है, नीचे की साइड भी एपिडर्मिस है। क्लियर है? तो ये मैं अगर बात करी जाए तो ये वाली जो एपिडर्मिस है ये अपर एपिडर्मिस है। कौन सी? अपर एपिडर्मिस। क्लियर है? ये वाली बात करी जाए तो ये लोअर एपिडर्मिस। कोई डाउट है यहाँ तक? अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में और लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पे हमारे पास में क्या पाई जाती है? मेसोफिल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये मेसोफिल सेल पाई जाती है। नीचे की साइड में भी नॉर्मली क्या पाई जाती है? मेसोफिल सेल पाई जाती है। ये मेसोफिल सेल, ये रफ सा आइडिया मैं बता रहा हूँ। वैसे पूरे जो डिटेल है हमारे पास में जो बॉटनी का चैप्टर है हमारे पास में प्लांट फिजियोलॉजी, सॉरी प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी के अंदर हम बात करेंगे पूरे के पूरे लीफ के, डाइकोट लीफ के और मोनोकोट लीफ के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आई बात समझ में? पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास में मेसोफिल सेल है। कौन सी सेल है? मेसोफिल सेल है। और मेसोफिल सेल के साथ में हमारे पास में अगर मैं बात करूँ, ये मान लेते हैं मेरे पास में ये वेन है, इस वेन में मेरे पास में यहाँ पे ये जाइलम एंड फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम है। जो बंडल है उन बंडल को क्या कर रही है? कुछ सेल घेरे हुए हैं, कुछ सेल बंडल को क्या कर रखी है? उन बंडल्स के ऊपर कवरिंग हो रखी है। कुछ सेल ने क्या कर रखा है? बंडल्स को कवर कर रखा है। ये जाइलम बंडल है और फ्लोएम बंडल है। ये मेरे पास अगर बात करूं तो जाइलम बंडल है और ये बात करी जाए तो फ्लोएम बंडल है। क्लियर है? जाइलम और फ्लोएम के बाहर हमारे पास में कुछ टाइप की सेल है जो जाइलम को और फ्लोएम को दोनों को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ये जो सेल है ये क्या है? हमारे पास में सेल किसके ऊपर है? बंडल के ऊपर। क्या कर रही है? कवर कर रही है शीथ। तो ये जो सेल है हमारे पास में बंडल शीथ सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? बंडल शीथ सेल कहलाती है। ये वाली क्या है मेरे पास में? ये मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है। इतनी बात बताइए क्लियर है या नहीं? जो बंडल शीथ सेल है एक प्रकार से इसके ऊपर ये क्या होती है? हार्ड कवरिंग होती है, थिक कवरिंग होती है।
थिक इनकी सेल वॉल होती है, ये बात ध्यान रखना एक प्रकार से। इम्प्रीवियस टू वाटर एंड गैसेस और वाटर को बाहर नहीं निकलने देती, एक प्रकार से ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, मेनली थिक होती है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हमारे पास में बंडल शीथ सेल हैं जो कि किसको कवर कर रही है, इसको। ये नॉर्मली हमारे पास में C3 प्लांट के अंदर नहीं होती। इसमें बंडल शीथ सेल हमारे पास में C3 प्लांट के अंदर नहीं पाई जाती, C4 प्लांट के अंदर पाई जाती है। इसलिए ये जो एक प्रकार से एनाटॉमी बनी है, इस प्रकार की जो एनाटॉमी बनी है कि भी जो बंडल है, बंडल को कवर करने वाली हमारे पास में सेल है जो कि C3 प्लांट में नहीं थी, C4 प्लांट में है। ऐसी जो एक प्रकार से एनाटॉमी बनी है, इसी को ही कहा जाता है क्रेन्ज एनाटॉमी। क्या कहा जाता है? क्रेन्ज एनाटॉमी कहा जाता है। पहली बात तो आप ये बात समझिए, हम पढ़ते हैं कि भी C4 प्लांट के अंदर क्रेन्ज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेन्ज एनाटॉमी असल में होती क्या है उसके बारे में मैंने बता दिया कि क्रेन्ज एनाटॉमी ये होता है, बंडल बंडल को कवर करने वाली सेल होती है, उनको कहा जाता है बंडल शीथ सेल। और एक प्रकार से जो पूरा का पूरा एक प्रकार से हमारे पास में एनाटॉमी बनी है, इसलिए इसे कहा जाता है क्रेन्ज एनाटॉमी, जो इसको एक प्रकार से वाटर लॉस करने में, वाटर लॉस जो होता है उसको रोकती है एक प्रकार से। इतनी बात भी समझ गई, क्लियर है? और एक प्रकार से यहाँ पे हमारे पास में C3 और C4 के बीच में जो डिफरेंस पढ़ेंगे आप आगे बताएंगे कि ये किस प्रकार से। इतनी बातें क्लियर हैं या नहीं, बोलिएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है? C4 प्लांट के अंदर क्या पाई जाती है? क्रेन्ज एनाटॉमी पाई जाती है। इसलिए इसके पास हमारे पास में दो टाइप की सेल होगी। कितने टाइप की सेल होगी? वहां पे सिर्फ हमारे पास में मीजोफिल सेल थी, यहाँ पे हमारे पास में मीजोफिल सेल के साथ साथ मेरे पास में बंडल शीथ सेल भी होगी, बंडल शीथ सेल भी होगी। तो मतलब क्या है, मेरे पास में एक प्रकार से जो C4 साइकिल चलेगी, जो C4 साइकिल चलेगी वो मेरे पास में यहाँ पे दोनों के अंदर चलेगी, मीजोफिल में भी चलेगी और बंडल शीथ सेल में भी चलेगी। क्लियर है? क्योंकि दोनों के अंदर हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट तो दोनों के अंदर होता है, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, बंडल शीथ सेल के अंदर भी और मेजोफिल सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर? चलिए बात करते हैं होता क्या है इसके अंदर। देखिएगा मतलब किस प्रकार C4 साइकिल चलती है और होता क्या है, देखिएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं C4 साइकिल की बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में ये एक प्रकार से मीजोफिल सेल है। कौन सी सेल है? ये मीजोफिल सेल। ये मेरे पास में मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। और इसके साथ में ही मेरे पास में दूसरी एक और सेल है जो एक प्रकार से क्या है, इसकी जो कवरिंग है मेरे पास में थिक है। आई बात समझ में? ये मेरे पास में दूसरी सेल है जिसको मैं क्या कहता हूं, बंडल शीथ सेल कहते हैं। कोई बात है यहां तक समझ आई है या नहीं है, बोलिएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। मैंने कहा मेरे पास C4 प्लांट के अंदर दो ही टाइप की सेल है, एक मीजोफिल सेल है, दूसरी बंडल शीथ सेल है। समझ आ गया? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो मेजोफिल सेल के अंदर, मेजोफिल सेल के अंदर C4 प्लांट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मान लेते हैं बाहर से जो एटमॉस्फेयर है वहां से क्या आई है, CO2 आई है। ये एटमॉस्फेयर से मेरे पास में क्या आई है, ATM से CO2 आई है। मेजोफिल सेल के अंदर C4 प्लांट के अंदर सबसे पहले CO2 का एक्सेप्टर जो होता है वो मेरे पास में क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या होता है, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है। कौन होता है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अगर मैं इसकी बात लिखूं, इसका नाम लिखूं पूरा, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये मेरे पास में है। कोई डाउट है यहां तक? एक मिनट फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये इसका नाम है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये CO2 एक्सेप्ट करता है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? ये है हमारे पास में 3 कार्बन का कंपाउंड। कितने कार्बन का कंपाउंड है? मेजोफिल सेल में जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 है इन C4 प्लांट या C4 साइकिल के अंदर बात करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे PP, ठीक है, पीछे जो आपकी NCERT के अंदर फोटोसिंथेसिस टेबल दी हुई है वहां पे ये बातें आती हैं, तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिएगा यहाँ पे PP ने क्या किया है, यहाँ पे CO2 एक्सेप्ट किया है और यहाँ पे हमारे पास में एक एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है पेप्केज। क्या कहा जाता है?
पेपकेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये मेरे पास में एंजाइम होता है और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और चौथा कार्बन यहाँ पे मेरे पास में CO2 से आ गया। जैसे ही आया है यहाँ पे कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया, ये बन गया मेरे पास में 4 कार्बन का कंपाउंड, जिसको कहा जाता है OAA, मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का कंपाउंड होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड? 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये बन गया भाई। इतनी बातें क्लियर है या नहीं? अब देखिएगा हमारे पास में जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है तो एक प्रकार से ये जो एसिड है हमारे पास में कहाँ चला जाता है? ऑर्गेनेली में चला जाता है। वो जो ऑर्गेनेली है वो ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट। कौन सी ऑर्गेनेली है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला जाएगा, ये मेरे पास में क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बैठ जाएगा। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मेरे पास में यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बैठता है, यहाँ पे हमारे पास में ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड के अंदर। किसके अंदर? मैलिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड के अंदर बैठता है, ठीक है। और यहाँ पे मैलिक एसिड के अंदर बैठने के लिए यूज करता है हमारे पास में एक NADPH2 यूज कर लेता है भाई, और NAD प्लस में उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब एनर्जी यूज करी है मैलिक एसिड। कोई डाउट है यहाँ तक? और अगर ये साइटोप्लाज्म में रहता है तो एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। डीएमिनेशन जिसको कहा जाता है, एक प्रकार से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड डीएमिनेशन हो जाएगा, एक प्रकार से साइटोप्लाज्म में अगर चला जाता है तो एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ गया नहीं आगे? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ तक की बात हो गई, क्लियर है? ये मेरे पास में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं? बोलिए। यहां तक का काम जो है हमारे पास में अभी किसके अंदर हो गया है? मेसोफिल सेल के अंदर। इतनी बात हो गई है। आगे देखिए हमारे पास में जो बंडल शीथ सेल है उसके अंदर जो आपके एनसीईआरटी शो करती है मैलिक एसिड मेरे पास में कितने कार्बन का? वही 4 कार्बन है। कार्बन मैंने बाहर नहीं निकाले हैं, 4 कार्बन का ये था, 4 कार्बन का यही है। आपके एनसीईआरटी भी यही कहती है 4 कार्बन का कंपाउंड अंदर जाता है। आपके एनसीईआरटी कहती है बंडल शीथ सेल के अंदर 4 कार्बन का कंपाउंड अंदर जाता है। ये मेरे पास में मैलिक एसिड उठ के यहाँ पे आ गया, ये मैलिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का। आई बात समझ में? अब देखिएगा मेरे पास में 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे ये क्या करता है? एक प्रकार से इसका होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे इसका क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे इसका होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका जो मैलिक एसिड है इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और इसके अंदर से डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 भी बाहर आ गई। अगर पहली बात करूं डीकार्बोक्सिलेशन मतलब इसके अंदर से क्या बाहर आ गई? मेरे पास में CO2 बाहर आ गई, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। फिर कहता है ऑक्सीडेटिव मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब अगर मैं बात करूं HIN अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो रिडक्शन कहलाता है, अगर HIN डोनेट कर दो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने H+ आयन डोनेट कर दिए तो इसके पास में NAD+ जो था यहाँ पे NADPH2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब एनर्जी इसने बना दी, जो यूज करी थी वो सारी की सारी वापस दे दी। क्लियर है? अब ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का कंपाउंड था, जो कि इसने क्या कर दिया है? CO2 बाहर निकाल दी है। CO2 जैसे ही बाहर निकाली, एक कार्बन इसके अंदर क्या हो गया? कम हो गया। एक कार्बन इसके अंदर डिक्रीज हो गया है। जैसे इसके अंदर एक कार्बन डिक्रीज हो गया, इसका नाम हो गया पायरुविक एसिड। क्या नाम हो गया? ये पायरुविक एसिड बन गया। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? पायरुविक एसिड मेरे पास में कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। कोई डाउट है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मेरे पास बंडल शीथ सेल के अंदर C4 प्लांट के अंदर जो बंडल शीथ सेल होती है उसी के अंदर हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है? उसी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्या है? जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेरे पास में क्या प्रेजेंट है? रूबिस्को प्रेजेंट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेरे पास में क्या प्रेजेंट है? रूबिस्को प्रेजेंट। रूबिस्को अगर प्रेजेंट तो आप समझ सकते हो, रूबिस्को प्रेजेंट है तो रूबिस्को इस CO2 को पकड़ेगा और यहाँ पे क्या चलाएगा? कैल्विन साइकिल चलाएगा। क्या चलाएगा? कैल्विन साइकिल। तो मैंने कहा था जो हमारे पास में C4 प्लांट है, C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल जो कैल्विन साइकिल है वो तो चलेगी ही चलेगी, और यहाँ पे हमारे पास में C4 साइकिल भी चलेगी। इतनी बात हुई थी या नहीं हुई थी? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। कि CO2 यूज हो गई है, ये एनर्जी यहाँ पे यूज हो जाएगी।
एनर्जी यहाँ पे यूज हो जाएगी तो NADPH2 बने। कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आगे। बंडल शीथ सेल में पायरुविक एसिड जो बना है, पायरुविक एसिड वापस से जो आपकी एनसीईआरटी कहती है C3 एसिड वापस से हमारे पास में यहाँ पे आता है और कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। किसके अंदर? फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मेरे पास में कुछ इस प्रकार से आएगा, ये मेरे पास में कुछ इस प्रकार से आएगा। ये देखिएगा यहाँ पे ये जो पायरुविक एसिड है मेरे पास में, यहाँ से पायरुविक एसिड यहाँ आया और यहाँ पे आने के बाद इसने क्या किया, 2 ATP का यूज किया। किसका यूज किया? 2 ATP का यूज किया और 2 ADP बना दी। मतलब इसने एनर्जी का यूज किया है और एक प्रकार से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना दिया। तो ये मेरे पास में पूरी की पूरी साइकिल कुछ इस प्रकार से चली है। ये जो वॉल है इसकी ये होती है थिक। कैसी होती है? थिक होती है। अगर मैं दोबारा से आपको बात बताऊं तो कहा कि मैंने जो C4 साइकिल है, C4 प्लांट है, C4 प्लांट के अंदर मेरे पास में कौन सी साइकिल चल रही है? C4 साइकिल चल रही है, जिसके अंदर ही मेरे पास में C3 साइकिल भी चल रही है। C4 साइकिल चलने के लिए मेरे पास में 2 सेल की जरूरत है। एक मेसोफिल सेल है, दूसरी सेल है मेरे पास में बंडल शीथ सेल। एक मेसोफिल सेल है, दूसरी मेरे पास में बंडल शीथ सेल है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब देखिएगा, जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, क्या करेगा? CO2 यूज करेगा। क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्केज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के ऑक्सीजनेज नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में जैसे ही ये यूज करेगा तो 4 कार्बन का कंपाउंड बना देगा, जिसको कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ऐसा ही नहीं रह सकता साइटोप्लाज्म के अंदर, ये किसी न किसी में बाई प्रोडक्ट के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसने क्या बना लिया, एक प्रकार से एनर्जी का यूज करके क्या कर दिया? मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? मैलिक एसिड में। ये जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड हमारे पास में यहाँ पे बंडल शीथ सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? आपकी एनसीईआरटी से C4 एसिड कहती है। क्या कहती है? C4 एसिड ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ और इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाली गई। ऑक्सीडेशन का मतलब है इसके अंदर H+ आयन, इसके अंदर से H+ आयन बाहर निकले जो कि इसने यूज कर लिए और एक प्रकार से NADPH2 बना दिया। और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 इससे बाहर निकली है। क्लियर? और ये दोनों के दोनों यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है किसके अंदर? बंडल शीथ सेल के अंदर, उसके अंदर यूज हो गया। क्लियर है? और यहाँ पे केल्विन साइकिल चली है। एक बात याद रखना, जो C3 साइकिल के अंदर केल्विन साइकिल चलती है वो हमारे पास में कहाँ चलती है? वो चलती है बंडल शीथ सेल में। यहाँ पे केल्विन साइकिल कहाँ चलती है हमारे पास में? बंडल शीथ सेल के C3 साइकिल के अंदर, C3 प्लांट के अंदर हमारे पास जो केल्विन साइकिल चली थी वो मेसोफिल सेल में चली थी। बट C4 प्लांट के अंदर जो हमारे पास में एक प्रकार से जो C3 साइकिल चली है वो बंडल शीथ सेल के अंदर चली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे मेरे पास में देखिएगा, ये जो एनर्जी और ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बनी थी वो यहाँ पे यूज हो गई। केल्विन साइकिल चला ली इसने और केल्विन साइकिल चला ली तो एक प्रकार से एनर्जी बनी होगी, वो सेम एनर्जी जो केल्विन साइकिल में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे जो हमारे पास में मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड के अंदर। 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। कितने कार्बन का प्रोडक्ट है? 3 कार्बन का प्रोडक्ट है, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया और पायरुविक एसिड वापस से ट्रांसफर हो जाता है जो कि 3 कार्बन का प्रोडक्ट है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो आपके एनसीईआरटी कहती है C3 एसिड वापस से ट्रांसफर हो गया। C3 एसिड वापस से मेसोफिल सेल के अंदर आ गया। मेसोफिल सेल के अंदर 2 ATP का यूज करके एक प्रकार से वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और वापस से ये साइकिल इस प्रकार चलती रहती है। इतनी बात बताइएगा, क्लियर है या नहीं? अब बात आ जाती है कि यहाँ पे हमारे पास में दोनों के अंदर बंडल शीथ सेल के अंदर और मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। दोनों के अंदर क्या है मेरे पास में? दोनों के अंदर क्लोरोप्लास्ट है भाई। दोनों के अंदर मेरे पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है या नहीं है? ये वाला क्लोरोप्लास्ट और ये वाला क्लोरोप्लास्ट क्या दोनों के दोनों सेम है? जी नहीं। ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे मेरे पास में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। कौन से वाला है? ग्रेनल। ग्रेनल का मतलब है एक प्रकार से मेरे पास में जो ग्रेना है, ग्रेने के अंदर जो थाइलाकोइड है, वो थाइलाकोइड जो है ग्रेनल थाइलाकोइड है, उस स्टैक के अंदर लगा हुआ है, स्टोमा के अंदर नहीं है। बट ये वाला कौन सा है? ए ग्रेनल है। ये वाला कौन सा है? ए ग्रेनल है। अब ग्रेनल और ए ग्रेनल के बीच में आपको पता ही है डिफरेंस क्या होता है। ए ग्रेनल के पास हमारे पास में ग्रेनल के पास में PS1 एंड PS2 दोनों के दोनों होते हैं। यहाँ पे मेरे पास में सिर्फ क्या होता है? ओनली PS1 होता है। इसमें अगर इसमें दोनों PS1 और PS2 है तो इसमें साइक्लिक भी चलेगी एंड नॉन साइक्लिक भी चलेगी। चलेगी या नहीं चलेगी? इसके अंदर सिर्फ ओनली साइक्लिक चलेगी। बताइए, अगर इसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों चल रही है तो क्या इसके अंदर मेरे पास में ATP NADPH2
एंड एटीपी दोनों बनेगी। इसके अंदर मेरे पास में सिर्फ क्या बनेगा, एटीपी बनेगी। बताइएगा, कोई डाउट है यहां तक? बताइएगा। केल्विन साइकिल की बात नहीं कर रहा, केल्विन साइकिल में तो यूज होते हैं वैसे नहीं, केल्विन साइकिल में बनते नहीं है। कहीं कहोगे केल्विन साइकिल में सर एनएडीपीएस तो एटीपी यूज होते हैं, बनते नहीं है। समझ आ गया नहीं? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है या नहीं? तो मेरे पास में एक प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डिफरेंस होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। अब अगर मैं यहां से एटीपी को काउंट करूं, किसको? एटीपी को काउंट करूं, एक साइकिल को चलाने के लिए मेरे पास में कितनी एटीपी लगी, उसको अगर मैं काउंट करूं तो कैसे काउंट कर सकते हैं? देखिएगा, अगर मैं इसको छोटा ही कर देते हैं, देखिए। अरे भाई साहब नीचे हो जा। ये देखिए, यहां पे अगर मैं एटीपी की काउंटिंग करूं, एटीपी मेरे पास में C4 साइकिल की अगर बात करी जाए, C4 साइकिल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास में जो ये C4 साइकिल चल रही है, इस अकेले की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास में C4 प्लांट की बात हो रही है। यहाँ पे मेरे पास में 2 एटीपी यूज हुए हैं। NADPH2 कोई यूज हुआ है, यहाँ पे एक यूज हुआ था, यहाँ पे वापस बन गया NADPH2 बराबर। समझ आ गया नहीं? आ गया। अब देखिए, अगर C4 साइकिल चल रही है, C4 प्लांट की अगर बात करी जाती है, C4 प्लांट की अगर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर तो C3 साइकिल भी है, C3 साइकिल भी है। यहाँ पे एटीपी तो ठीक है, NADPH2 तो कोई है ही नहीं। मेरी बात क्लियर है? बट यहाँ पे C3 साइकिल के अंदर अगर बात करें, एक साइकिल के अंदर कितने एटीपी? 3 तो एटीपी यूज होते हैं, 2 NADPH यूज होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो एक साइकिल के लिए अगर C4 प्लांट के अंदर बात करूं, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये C4 प्लांट के अंदर C3 और C4 साइकिल दोनों चलेगी, एक CO2 को फिक्स करने के लिए। तो मतलब अगर बात करी जाए C4 प्लांट के अंदर, किसके अंदर बात करी जाए? C4 प्लांट के अंदर, C4 प्लांट के अंदर अगर मैं बात करूं, फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने की बात करी जाए तो कितनी एटीपी यूज होती है? 5 तो एटीपी यूज होती है, 2 NADPH2 यूज होते हैं। क्लियर है? एक CO2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे और बात लेके आई जाए वही ग्लूकोज वाली, अगर एक ग्लूकोज निकालना हो तब C4 प्लांट के अंदर एक ग्लूकोज अगर बनाना हो तो यहाँ पे हमारे पास में 5 एटीपी एक साइकिल में है, एक CO2 के लिए यहाँ तो 6 कार्बन है, एक कार्बन के लिए 5 है, और NADPH2 कितने हैं? 2 हैं। तो 6 के लिए कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई 6। एक मिनट, 30 तो एटीपी यूज होंगे और मेरे पास में 12 NADPH2 यूज होंगे। NADPH2 बराबर है C3 के अंदर भी, C3 साइकिल के अंदर भी, C3 प्लांट के अंदर भी और C4 प्लांट के अंदर भी। क्लियर है? C4 प्लांट के अंदर और C3 प्लांट के अंदर NADPH2 बराबर यूज हो रहे हैं ग्लूकोज के लिए, बट एटीपी में फर्क आ रहा है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। बोलिएगा, हो गया यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये मेरे पास में C4 साइकिल कंप्लीट होगी। C4 साइकिल की एक एक बात जो यहाँ पे लिखी हुई है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है? सारी की सारी जो आपकी एनसीईआरटी जो लिखती है, हर एक बात मैंने यहाँ पे लिखी है। एनसीईआरटी एक बात और कहती है, C4 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज हैच एंड स्लैग पाथवे। इसको हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहा जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? अब आगे देखिए, यहां पे मेरे पास में आगे बात करी जाए, C3 प्लांट की बात करूं और मैं बात करूं C4 प्लांट की। ध्यान सुनिए, आगे की बात कनेक्ट कर रहे हैं। देखिएगा, जो C3 प्लांट है, जो मेरे पास में C3 प्लांट है, C3 प्लांट में एक CO2 को फिक्स करने के लिए या एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 तो एटीपी लग रहे हैं, 2 NADPH2 लग रहे हैं। इतनी बात हुई थी या नहीं हुई थी? एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 एटीपी लग रहे थे, 18 तो एटीपी लग रहे थे, और कितने? 2 है, वो क्या नाम है, 12 NADPH2 लग रहे थे। क्लियर है? बट C4 के अंदर अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एक CO2 के लिए और एक ग्लूकोज के लिए,
एक ग्लूकोज के लिए। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे ये बात करी, यहाँ पे ये बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे एटीपी कितने, 5 एटीपी एक CO2 के लिए, NADPH2 तो बराबर है। एक ग्लूकोज के लिए बात करी जाए तो एटीपी कितने हो गए, 30 एटीपी हो गए, और NADPH2 तो बराबर है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताइए? बट फिर भी यहाँ पे हमारे पास में एटीपी अगर ज्यादा यूज हो रहे हैं ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक C4 प्लांट के अंदर एक CO2 को फिक्स करने के लिए अगर एटीपी ज्यादा यूज हो रहे हैं, फिर भी क्या कहा जाता है, C4 प्लांट इज मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट। C4 प्लांट C3 प्लांट से ज्यादा एफिशिएंट है, ये बात कही जाती है। अब इस बात को क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे कैसे कही जाती है, क्यों कहा जाता है ये बात? C3 प्लांट इज मोर एफिशिएंट देन C4 प्लांट, सॉरी C4 प्लांट इज मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट। पहली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस बात को अगर प्रूव करना चाहूं तो मैं पहली बात कहता हूं, चलो एटीपी की बात छोड़, कहते हैं यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट है। पहली बात क्या प्रेजेंट है, क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट है। आई बात समझ में? और जो क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट है, इसलिए क्रेन्स एनाटॉमी में मेरे पास में दो टाइप की सेल है। एक मेरे पास में मेसोफिल सेल थी, दूसरी साइड मेरे पास में बंडल शीथ सेल थी। मेसोफिल सेल में मैं क्या कर रहा हूँ, CO2 एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्लियर? CO2 और ऑक्सीजन दोनों अंदर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हमारे पास में बंडल शीथ सेल है, सिर्फ वहां पे CO2 जा रही है। क्या जा रही है? CO2 जा रही है। और CO2 जा रही है तो यहाँ पे जो हमारे पास में रूबिस्को है, रूबिस्को ओनली बाइंड विद, किसके साथ बाइंड कर रहा है, विद ओनली बाइंड विद, किसके साथ, CO2, नॉट फ्रॉम, किसके साथ, O2, O2 के साथ बाइंड नहीं करता। आई बात समझ में? पहली बात तो ये ध्यान रखनी। दूसरी कहता है कि हमारे पास में कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, क्लियर? कहाँ काम कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये काम कर सकते हैं। अब आगे कहता है कि हाई टेम्परेचर पे काम तो कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे, ड्यू टू, कहता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ स्पेशल एंजाइम, एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, PPD के, ठीक है? फोस्फोइनोल पाइरुवेट डाइकाइनेज, क्या नाम है इसका, फोस्फोइनोल पाइरुवेट डाइकाइनेज। ये एंजाइम प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है, हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब मेरी बात, दूसरी बात सुनिएगा, एक बात और बताऊं मैं, यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे CO2 से बाइंड करता है बस, रूबिस्को किससे बाइंड करता है, CO2 से बाइंड करता है, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता। अगर ऑक्सीजन से, इफ रूबिस्को नॉट बाइंड विद ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, देन ट्रांसपीरेशन, एक मिनट, देन फोटो रेस्पिरेशन नॉट अकर, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फोटो रेस्पिरेशन तो होगा ही नहीं। अगर क्या है, रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, फोटो रेस्पिरेशन तो होगा ही नहीं। फोटो रेस्पिरेशन जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज ए वेस्टफुल प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। आई बात समझ में? बट ये वेस्टफुल है नहीं, हमारे लिए वेस्टफुल है, प्लांट के लिए वेस्टफुल नहीं है। प्लांट अपने आप को हाई लाइट से बचाने के लिए इस प्रोसेस को चलाते हैं, ठीक है? हम क्या कहते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस, बट इट इज नॉट ए वेस्टफुल प्रोसेस फॉर प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन अगर बात करी जाए, फोटो रेस्पिरेशन की बात करी जाए तो हम कहते हैं कौन सा प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस है, क्लियर है? बट ये वेस्टफुल है नहीं। आई बात में, वेस्टफुल प्रोसेस बट नॉट फॉर प्लांट, बट नॉट फॉर
प्लांट के लिए वेस्टफुल नहीं है, प्लांट के लिए वेस्टफुल नहीं है, तो क्यों चलाते हैं प्लांट यूज इट, प्लांट्स यूज इट फॉर एस्केप itself from high light intensity, हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाने के लिए अपने आप को हाई लाइट से, जब लाइट ज्यादा हो जाती है हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाने के लिए ऐसा काम करते हैं। हाई बात समझ में क्लियर है? तो ये हमारे पास में एक प्रकार से फोटो रेस्पिरेशन क्या नहीं है, वेस्टफुल प्रोसेस नहीं है, हमारे लिए वेस्टफुल है, हमारे लिए वेस्टफुल है, हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं देता, बट प्लांट के लिए हेल्पफुल है, इसलिए प्लांट चलाता है। कोई डाउट है? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, C3 प्लांट के अंदर C4 फोटो रेस्पिरेशन होती है। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? अब अगर मैं बात करूं फोटो रेस्पिरेशन की, अगर होती है क्यों, कैसे कैसे हो जाएगी फोटो रेस्पिरेशन, कैसे हो जाएगी? देखिए बात करते हैं। देखिए कहते हैं C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती ना। फोटो रेस्पिरेशन की बात करूं, फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। क्लियर है? होती कब है? C3 के अंदर होती है, C3 प्लांट के अंदर होती है जी हाँ, फोटो रेस्पिरेशन होती है। क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन? देखिएगा, रूबिस्को के पास दो अपॉर्चुनिटी होती है, दो एक प्रकार से इसके पास रास्ते होते हैं कि ये CO2 से बाइंड कर सकता है, ये ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, ये CO2 से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है, दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। क्लियर है? बट जब एक प्रकार से ये CO2 से बाइंड करता है, मैं कहता हूं पहले वाला अगर रास्ता इसने अपनाया तो इसमें क्या कौन सी साइकिल चलेगी? केल्विन साइकिल रन होगी, केल्विन साइकिल चलेगी। अगर ये किसके साथ बाइंड करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या चलेगा? हमारे पास में फोटो रेस्पिरेशन चलेगा। कौन सी साइकिल चलेगी? फोटो रेस्पिरेशन चलेगी। क्लियर है? क्या केल्विन साइकिल भी चलेगी? जी हाँ, केल्विन साइकिल भी चलेगी, केल्विन साइकिल भी चलेगी भैया। बट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ? केल्विन साइकिल चलेगी, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि एक CO2 का लॉस हो रहा है, आई बात समझ में, एक ATP का लॉस हो रहा है। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास में ऐसी बात होती है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे रूबिस को मान लेते हैं C3 साइकिल वाला, ये वाला पोर्शन तो मैंने पढ़ा दिया, इसकी बात कर लेते हैं, फोटो रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? देखिएगा, फोटो रेस्पिरेशन, इसकी जो कुछ बातें हैं जो आपके पेपर में आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल, इसको C2 साइकिल भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोलेट साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहा जाता है। क्यों ग्लाइकोलेट? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसका यही होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसका यही होता है। क्लियर है? जो फोटो रेस्पिरेशन है उसको ग्लाइकोलेट साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यही बनता है, इसलिए कहा जाता है। और C2 साइकिल भी कहा जाता है, 2 कार्बन की साइकिल चलती है, इसलिए कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जो फोटो रेस्पिरेशन है इसके अंदर इसको क्या कहा जाता है? वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है, वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर है? क्योंकि अंदर इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता जो हमारे लिए यूजफुल। क्लियर है मेरी बात? फिर क्यों इसको प्लांट वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में 1 CO2 लॉस होता है, एक CO2 का लॉस हो जाता है, और एक यहाँ पे एक ATP का लॉस हो जाता है। एक CO2 लॉस होता है, दूसरा ATP लॉस होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। बस मेनली ये वेस्टफुल प्रोसेस नहीं है, प्लांट के लिए हेल्पफुल है। प्लांट अपने आप को हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाने के लिए प्लांट यूज इट फॉर एस्केप इटसेल्फ, अपने आप को हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाने के लिए, इटसेल्फ फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर है? हाई लाइट इंटेंसिटी में ही क्यों चलता है? हाई लाइट इंटेंसिटी में ही क्यों चलता है? हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर ही ये क्यों चलता है? क्यों ये लो लाइट इंटेंसिटी के अंदर नहीं चलता?
है हाई लाइट इंटेंसिटी से अपने आप को बचाने के लिए प्लांट ऐसा करते हैं। क्यों ये हाई लाइट इंटेंसिटी में चल रहा है? क्योंकि जो हाई लाइट इंटेंसिटी है उसके अंदर H2O क्या होगा, ज्यादा टूटेगा। H2O स्प्लिटिंग जो हो जाएगी हमारे पास में, H2O की जो स्प्लिटिंग है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। H2O स्प्लिटिंग इंक्रीज तो O2 इंक्रीज हो जाएगी, O2 इंक्रीज तो CO2 विद रिस्पेक्ट टू O2 डिक्रीज हो जाएगी। CO2 विद रिस्पेक्ट टू O2 जैसे ही डिक्रीज होगी, रूबिस्को मेरे साथ, मेरे पास जो रूबिस्को है बाइंड विद, किसके साथ बाइंड कर जाएगा, विद O2, O2 के साथ बाइंड कर जाएगा। O2 के साथ बाइंड कर जाएगा तो कौन सी साइकिल, C2 साइकिल चलेगी, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस भी हम कहते हैं। क्लियर है? इसलिए हाई लाइट इंटेंसिटी में। और कब तक चलेगा, एक बात और सुनिएगा, कब तक चलती है, सारी बातें सुनिए इसकी, कब तक चलती है, कब तक चलेगी, क्लियर है, कब तक चलेगी। ये जो साइकिल है हमारे पास में कितने टाइम तक चलेगी, हाउ मच टाइम इट विल बी रन, कितने टाइम तक ये चलेगी, जब तक अमाउंट ऑफ CO2 unless amount of CO2 become equal or more than O2। जब तक CO2 का जो अमाउंट है, CO2 का जो अमाउंट है ऑक्सीजन के बराबर या ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक ये साइकिल चलती है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, दो तीन बातें इसके बारे में। जो साइकिल है, साइकिल तो आपको पढ़नी नहीं है, साइकिल तो पेपर में मुश्किल से ही आती है, बंदों की है, वो पढ़नी नहीं है, बट आपको ये बातें ध्यान रखनी है। देखिएगा कौन कौन सी, ऑर्गेनली इन्वॉल्व फॉर C2 साइकिल। C2 साइकिल का मतलब समझ गए, फोटो रेस्पिरेशन की बात करें। कौन कौन सी ऑर्गेनली इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे मेरे पास में क्लोरोप्लास्ट है, प्रोक्सियोसोम है, प्रोक्सिसोम है, और मेरे पास में एक और ऑर्गेनली इन्वॉल्व है जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? यहाँ पे मेरे पास में तीन ऑर्गेनली इन्वॉल्व होती है। फिर एक बात और पूछी जाती है, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग जो रिएक्शन होती है वो कहाँ कहाँ होती है, बस ये बात दो आपको याद रखनी है। एक क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लियर है, दूसरी हमारे पास में कहाँ होती है, पेरोक्सिसोम में होती है। क्लियर है? एक क्लोरोप्लास्ट में होती है और एक पेरोक्सिसोम में होती है। कोई डाउट है यहाँ तक? ये दो बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? और एक बात और याद रखो तो रख लेना, जो CO2 लॉस होता है, CO2 लॉस कहाँ होता है, कहते हैं ना एक कार्बन का लॉस हो गया है, वो कहाँ होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर है? ये सीरीज में ही याद रखना, पहले क्लोरोप्लास्ट आता है, फिर पेरोक्सिसोम और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इस प्रकार अरेंज होते हैं। ये साइकिल करानी नहीं है, ये साइकिल आपके पेपर में आती नहीं है तो कोई फायदा नहीं कराने का, ये ज्यादा डीप हो जाता है। ये देखिएगा हमारे पास में ये क्लोरोप्लास्ट है, पहला क्लोरोप्लास्ट है, ये पेरोक्सिसोम है, क्लियर है, और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर है? ये हमारे पास में ये कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे जो रूबिस्को है, यहाँ पे जो रूबिस्को है वो बाइंड कर जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है? ठीक है, जैसे ही रूबिस्को बाइंड करेगा, RUBP रूबिस्को बाइंड करवा जाता है, RUBP रूबिस्को एक प्रकार से रूबिस्को जो है बाइंड करवाता है ऑक्सीजन को RUBP के साथ। RUBP के दो कंपोनेंट, दो एक प्रकार से मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। 5 कार्बन का होता है RUBP, मैंने आपको पहले बताया हुआ, 5 दूनी 10 कार्बन हो जाते हैं उसके अंदर। तो दो तो हमारे पास में दो 3 कार्बन वाले PGA बन जाते हैं, और दो हमारे पास में एक साइड में रह जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। क्लियर है? फिर आगे आके फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास में ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। फॉस्फोग्लिसरेट 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, 2 कार्बन 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 2 4 और 3 दूनी 6 वहां पे बनते हैं। क्लियर? आगे आके फिर ये साइकिल चलती है इस प्रकार, और लास्ट में इस प्रकार से ग्लाइकोलेट आके ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइसिन आगे ट्रांसफर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएमिनेशन हो जाता है, अमीनो एसिड निकल जाता है, CO2 निकल जाता है, और वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं सीरीन के अंदर, सीरीन फिर आगे जाके इस प्रकार वापस से चल जाते हैं। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास में एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है, इसलिए प्रोडक्शन लो हो जाता है। फोटो रेस्पिरेशन चलता है तो C3 साइकिल जो चलती है, C2 साइकिल भी चलती है। क्लियर है? अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलता तो हमारे पास में सिर्फ C3 साइकिल चलती रहती है। इसलिए क्या है, जो फोटो रेस्पिरेशन चलता है तो उसके अंदर नुकसान होता है CO2 का और ATP का, इसलिए कहा जाता है वेस्टफुल प्रोसेस। क्लियर है? बट प्लांट हाई लाइट इंटेंसिटी से बचने के लिए ऐसा करते हैं,
कोई डाउट है यहाँ तक? तो हमारे पास में ये जो बेसिक चीजें थी किसके बारे में, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, सारी की सारी मैंने बता दी। क्लियर? साइकिल आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो उसके बारे में बताना भी नहीं है। तो ये हमारे पास में ये जो साइकिल के जो मेन पॉइंट है जहां से मेनली क्वेश्चन बनता है पुराने टाइम में बना हुआ है, वो मैंने बातें आपको बता दी। समझ आ गया नहीं आ गया? ये बातें आपको क्या करना है, फोकस करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो हमारे पास में एक प्रकार से जो मेरे पास में जो C3 प्लांट था उसके बारे में बता दिया, C4 प्लांट था उसके बारे में बता दिया। कल हम जो कैम प्लांट है, कैम प्लांट के अंदर कैम साइकिल है उसके बारे में बता देंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है बट फिर भी एक दो क्वेश्चन बनता है तो उसके बारे में बता देंगे। एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन, मेनली वहां पे वो चीजें इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो वहां पे हम बात करेंगे कैम साइकिल की। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक प्रकार से कहाँ आ जाएंगे, हमारे पास डार्क रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम कहाँ आ जाएंगे, हमारे पास में जो फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, उस पोर्शन पे आ जाएंगे। क्लियर है? बीच में एक टेबल है जो हाफ आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कैम साइकिल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप हाफ जो टेबल है उसको फिल कर सकते हो। उसके आगे वाले जो फैक्टर्स की टेबल है उसके आगे वाले जो पॉइंट है वो फैक्टर वाले हैं, बायोटिक और एबायोटिक। क्लियर है? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात करेंगे। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें आपको पढ़ लेनी है। ओके।